हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पॉलिटिकल जो अपनी कंटिन्यू कर रखी है उसके साथ साथ हिस्ट्री भी कंटिन्यू रख रखी है। सो हिस्ट्री की फ़र्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज की क्लास में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को बेसिक 3 चीज़ें पढ़नी हैं, बट सेकेंड यूनिट का नाम ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको कॉन्सिक्वेंसेस इन यूरोप एंड लीग ऑफ नेशंस पढ़ने हैं, बट हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे ताकि हम इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस एंड लीग ऑफ नेशन को डीपली जान सकें। ओके स्टूडेंट्स, लेट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जी, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलने वाला दुनिया का सबसे पहला युद्ध था और इस युद्ध को ग्लोबल वॉर या फिर ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है आज के टाइम पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस वॉर के अंदर 2 तरीके से डिवाइड हो गई थी दुनिया। अब जो दुनिया 2 तरीके से डिवाइड हुई उनमें कौन कौन से देश शामिल थे और उनको क्या बोला जाता था। एक थे हमारे मित्र राष्ट्र मतलब अलाइड पावर्स और एक थे धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स मतलब मित्र राष्ट्र के अंदर इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, पोर्टुगल, चाइना, ऑस्ट्रिया, इटली, अफ्रीका। इटली की स्पेलिंग आप इसको ठीक कर लिएगा। और धुरी राष्ट्र में जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और इटली था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इटली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसा हुआ था, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों एक ही हैं, और इटली, इन तीनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। और इटली ने बोला था कि अगर मेरा दिल करा तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं आपके साथ रहना चाहूँगा तो रहूँगा, आप मुझ पर कोई भी प्रेशर नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो इसी तरीके की संधि से फ़ायदा उठाकर इटली यहाँ पर कूदकर हमारे मित्र राष्ट्र के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि इटली ने देखा कि इंग्लैंड, जापान, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी जो ताकतें हैं वो तो मित्र राष्ट्र के अंदर हैं, और भाई मैं धुरी राष्ट्र में रह के क्या कर लूँगा। 3 तो कुल देश हैं, इसमें मुझे मिला के 4 हो गए, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इटली हमारा यहाँ पर कूदकर इधर आ गया। तो 4 वर्षों तक चलने वाले इस विश्व युद्ध में 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मित्र राष्ट्र के 60 लाख और धुरी राष्ट्र के 40 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया की सबसे विनाशकारी और भयानक घटनाओं में से एक थी, जिसके निर्दोष नागरिक और बहुत से लोगों को अपना जीवन त्यागना पड़ा था। ठीक है, बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो गई थी। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीज़ें जब क्रिएट हो गई तो अब ये जानना ज़रूरी हो गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था भाई, ऐसे रीज़न क्या रहने लगे थे। तो देखो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा करी थी। ठीक है, उसके साथ साथ वो ही सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध 28 जुलाई को 1914 में यहाँ पर घोषणा कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही बहुत सारे देशों ने इस युद्ध में शामिल होना शुरू कर दिया। कुछ हमारे अलाइड पावर्स में चले गए, कुछ हमारे एक्सिस पावर्स में चले गए। ठीक है, इसके साथ ही साथ फिर हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे ये अलाइड पावर्स और ये एक्सिस पावर्स जो थे ये बटे। फिर उसके अलावा जो हमारे एक्सिस पावर्स थे वो मतलब मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स जो थे उनमें जो सारी सब थे उन्होंने सर्बिया का साथ दिया, लेकिन इटली जो थी 1915 में वो मित्र राष्ट्र के साथ मिल गई थी। ठीक है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्यों कैसे। ठीक है, क्योंकि उसने जो अपनी संधि करी थी, गुप्त संधि करी थी कि भाई मैं चाहूँ तो अलग हो सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं अलग होऊंगा, तो फिर वो 1915 में उसके साथ शामिल हो गई। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या हुई, रशिया में गृह युद्ध हो गया, जिसको रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन या फिर बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति बोला जाता है, और ये 1917 में हुआ था। और इसके होने के बाद रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से अपने आप को साइड कर लिया था और ये 1918 तक चला था, बट रशिया का ये सब जो हुआ था 1917 में हुआ था, तो उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से साथ अपना छोड़ना पड़ा। ओके स्टूडेंट, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध के चरण। प्रथम विश्व युद्ध के चरण क्या क्या हैं। देखो, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। फिर पश्चिमी मोर्चों में जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और
वर्ष 1970 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। फिर पूर्वी मोर्चों में रूसियों ने जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी सेनाओं के साथ खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आप लोग इसको कॉपी कर सको और आराम से लिख सको। चरण में ही लिखना है। तो सबसे पहला चरण हमारा यही हुआ था कि सबसे पहले तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष हो गए थे। उसके अलावा पश्चिमी मोर्चों में जर्मन ने ब्रिटेन और फ्रांस पर 1917 में, और फिर उसके बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष कर दिया था। फिर पूर्वी मोर्चे जो थे उन्होंने रशियंस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड जो चरण था हमारा वो था वर्ष 1914 में। थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चे स्थिर हो गए और एक लंबा और क्रूर युद्ध हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, सीधी बात यहाँ पर आपसे बस नॉर्मली बताई जा रही है कि यहाँ पे चरण क्या है। इसके अलावा इसको और ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और इसका जो आपका लास्ट चरण है, हमारा लास्ट चरण है वर्ष 1917 में 2 घटनाएं घटित हुई जिन्हें संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। अमेरिका मित्र राष्ट्र के बड़े बेड़े में शामिल हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ रशिया जो था, रूस की जो क्रांति थी उसके बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया था। तो उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया था। उन्होंने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रुका ही इसलिए था 1918 में, क्योंकि जब रशिया ने शांति पर हस्ताक्षर करा तो बाकी देशों ने कहा कि इट्स ओके यार, हमें भी कर लेना चाहिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। फिर इस बीच में सब ने अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाया और साथ में फिर इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करी। ओके, सो ये थे हमारे चरण। अब आते हैं भारत का किरदार इसके अंदर क्या रहा है। देखो, आप सभी जानते हैं कि भारत हमारा गुलाम था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो गुलाम होने के वक्त पर ये लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, तो इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। भारतीय सैनिक जो थे 13 लाख थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, और ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट बहुत सारी जगहों पे लड़े, जिनमें से लगभग इतने सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान, ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है स्टूडेंट्स। अफगान वॉर और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया, और एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय महज 11 रुपये था, और युद्ध में भाग लेने से ये आय बढ़ा दी गई थी। ठीक है जी, ये मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर ये लिख दिया है, आप लोग इस चीज़ को लिख लेना, लिखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर आपको पता लग गई है कि उस टाइम पे भारत गुलाम था, और गुलाम होने के साथ साथ भारत ने किस तरीके से ब्रिटिशर्स की तरफ से इस युद्ध को लड़ा। 13 लाख भारतीय सैनिक मारे गए, शहीद हो गए, उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया। ठीक है, और उस टाइम पर उनके सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये वेतन हुआ करता था। उसके बावजूद भी, मतलब खैर उस टाइम के लिए 11 रुपये बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी ये 13 लाख भारतीयों का मर जाना मायने रखता था। विश्व युद्ध के बाद संधियाँ हुई। विश्व युद्ध के बाद 2 तरीके की संधि हुई भाईचारा बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। विश्व युद्ध में जर्मन और उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रिया, टर्की और हंगरी आदि की हार हुई, और इस विश्व युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ था, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधियाँ की गई थी। ठीक है, मतलब शांति हस्ताक्षर करना पड़ा जब रशिया ने घुटने टेक दिए थे। तो उसके बाद ये जो हमारे 3 देश थे जिसमें से इटली निकल गया था, उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इतने सारे देशों का सामना कर सकें, तो उन लोगों ने शांति पे हस्ताक्षर कर दिए और इस युद्ध को यहीं रोक दिया, जिसको पेरिस शांति सम्मेलन बोला गया। और जो दूसरी थी हमारी वर्साई की संधि, सभी संधियों में से सबसे महत्वपूर्ण थी वर्साई की संधि, जिसे ब्रिटेन ने जर्मन के साथ किया था, और इसमें सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्वीकार करना ज़रूरी था, कंपलसरी था। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 2 थी हमारी संधियाँ, जिसको देखते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जाकर रुका। अब कारण हम पढ़ेंगे कि कारण क्या रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सबसे पहला कारण रहा है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस थे ना, उसमें राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बिहेवियर में राष्ट्रवाद देखने लगे, एकता देखने लगे, विभाजन देखने लगे, सब कुछ आने लगा। ठीक है, तो
राष्ट्रवाद की लहर ने टर्की का जो पूरा एरिया था उसको समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और बाल्कन और पूर्वी यूरोप के जो प्रदेश थे उसमें एक नेशनल डेमोक्रेसी ने बहुत ज़्यादा मांग पकड़ ली थी कि हमें आज़ाद करो, हम अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं, तानाशाह के अंडर में रह के नहीं जीना चाहते हैं। तो ब्रिटेन ने ये कहना शुरू कर दिया कि उसका साम्राज्य श्वेत वर्ण के लोगों पर बोझ बना हुआ है, वाइट मैन्स बर्डन जिसको बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जर्मनी ने आर्य जाति को सर्वोच्च कहना शुरू कर दिया था और इस तरीके से भावनाएं जो जाति को लेकर हुई थी, राष्ट्रवाद हुआ था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहला कारण हमारा फ्रांस की क्रांति मानी जाती है। सेकंड कारण है आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है स्टूडेंट। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसमें पूरे पश्चिमी यूरोप में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा था, ठीक है। तो इनमें हर तरीके के औद्योगिक देश ने अपना अपना योगदान दिया था। तो इस पूरे बढ़ते हुए एक चीज़ को एशिया और अफ्रीका में रखा गया। हर डेवलप कंट्री ने बहुत सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया था। उन्हें दासों और सस्ते श्रमिकों के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा उनको 22 घंटे काम करवाया जाता था और खाने में सूखी रोटी प्याज के साथ या नमक के साथ दी जाती थी। तो ये दूसरा कारण बना। तीसरा कारण है हमारी गुप्त संधियाँ, सीक्रेट ट्रीटीज। गुप्त संधियाँ होने लगी थी, ठीक है। आप इसको लिखते हुए चलना जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात क्या हुआ था कि फ्रांस और प्रशा उस टाइम पे जर्मनी को बोला जाता था। वैसे मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहती थी बट आप लोग खामखा कंफ्यूज होते इसलिए मैंने बता दिया। तो प्रशा उस टाइम पे जर्मनी को बोला जाता था। तो फ्रांस और प्रशा युद्ध के बाद जर्मनी ने खुद को एक पावरफुल मानने लगा था, ठीक है, और अपने आप को पावरफुल बनाना भी शुरू कर दिया था। तो अगले 20 सालों तक बिस्मार्क जर्मनी का प्रभाव नेता, एक विश्व राजनीति का अभिनेता बना रहा, ठीक है। उसने फ्रांस को मित्र बनाया, जर्मनी के साथ दोस्ती बढ़ाई। फिर बर्लिन में 1878 के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के विरुद्ध एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। फिर दिखावे के लिए रशिया ने, जर्मनी ने और ऑस्ट्रिया हंगरी ने तीनों ने एक सम्राट संघ बना लिया। ये कि भाई हम तीनों में दोस्ती अच्छी हो गई, लेकिन हुआ क्या, पीठ पीछे तो संधि हो चुकी थी। फिर 1878 के बाद 1881 का टाइम आया और उस समय उस संघ को एक नई और नज़रिया मिला। उन्होंने उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करे। फिर 1887 का टाइम आया और रशिया ने इस संघ से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और रूस और जर्मन ने इस संधि को ख़त्म कर दिया। तो इस बीच में इटली को जर्मनी ऑस्ट्रिया संधि में शामिल करके एक गुप्त संधि सीक्रेट ट्रीटी हुई थी, वो उसको फाइनल किया गया। और साथ में इस एक चीज़ ये भी रखी गई कि इसको बहुत लंबे समय तक रखा गया। तो ये हमारी त्रिमैत्री संधि कहलाती है, ट्रीटी। और ये मतलब 3 ट्रीटी भी कहलाती है कि इसमें फ्रांस के विरोध थे और 1890 का टाइम में बिस्मार्क में सत्ता हटा दी गई। फिर उसके बाद भी वो जो त्रिमैत्री संधि थी वो बनी रही और वो किस में रही, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बीच में। फिर 1907 का टाइम आया, यूरोप जो था 2 गुटों में बट गया था। तो जब वो 2 गुटों में बटा उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ये लड़ाई झगड़े मार काटे ये सब देखने को सामने आई, ठीक है। आपको अगर ये गुप्त संधि नहीं समझ में आई हो तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके अगेन सुनो और उसको बहुत ध्यान से लिखो कि कौन से देश की संधि किसके साथ हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा एक कारण बनता है वो है सैन्यवाद, ठीक है। सैन्यवाद बहुत बढ़ गया था। गुप्त संधियों के बाद सबको ये लगने लगा कि अब हमें अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए। तो सबने अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया और अपने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा पावर देनी शुरू कर दी, अपने सेना पर काम करना शुरू कर दिया। स्पेशली ब्रिटिशर्स ने भारतीयों का यूज़ करा और भारतीयों का यूज़ करके उसने अपने आप को आगे बढ़ाया और उनकी सेना सबसे आगे रही, ठीक है। फिर 1870 के टाइम पर ही प्रशा की जो सेना थी, मतलब जर्मन की जो सेना थी, वो सबसे आगे रहने लगी थी। नेक्स्ट है नौसैनिक प्रतिद्वंद्विता, ठीक है, जो हमारी सबमरीन्स होती हैं, मतलब पानी के जहाज़ वाली चीज़ें सारी, तो ये सब बहुत बढ़ गई थी। उस टाइम पर ब्रिटेन के पास 49 और जर्मनी के पास 29 नौसैनिक प्रतिद्वंद्विता थी, ठीक है। वो थे नेवल्स।
तो उस चीज़ को देखते हुए भाई जो हमारे बाकी के देश थे उन्होंने खुद ही घुटने टेक दिए कि हम तो इनका सामना कर ही नहीं सकते हैं, अगर इनका सामना करेंगे तो वैसे ही हमें हार जाना है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक कारण माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन को माना जाता है, जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये बोला जाता है कि अगर लीग ऑफ नेशन पावरफुल होता, उसके अंदर इतना दिमाग होता, अगर वो बना हुआ होता, ये सब होता, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जो हुआ वो नहीं होता, और अगर वो हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। लेकिन नहीं, तबाही होनी थी, तबाह सब कुछ हुआ। आज के टाइम पर भी उन चीज़ों का असर आज के टाइम तक भी दिखता है जो इतने पुराने टाइम पे हुई थी। तो इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी यहाँ पर जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है समाचार पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो हमारे कार्टूनिस्ट थे या हमारे रिपोर्टर्स थे, उन्होंने एक दूसरे के देश को भड़काने की पूरी कोशिश करी। जर्मनी ने, चलो जर्मनी छोड़ो, एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, अमेरिका ने रशिया का अलग कार्टून ऐसा बना दिया जिससे रशिया को बुरा लगा, तो उसका जवाब में रशिया ने अमेरिका का एक ऐसा कार्टून बनवा दिया जो अमेरिका को बुरा लगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। एंड लास्ट आपका, और लास्ट क्या, सबसे पहला जो है सरायवो कांड है। ठीक है, सरायवो कांड क्या था? देखो भाई, सरायवो कांड ये था कि 28 जून 1914 की ये घटना थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भड़काने में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा देने में ये सबसे पहला रीज़न था। ठीक है, जिसको सरायवो कांड के नाम से जाना गया और जाना जाता है आज के टाइम पे भी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी में 1908 में बोस्निया हर्जेगोविया पर कब्ज़ा कर लिया गया था, और दोनों पर कब्ज़ा करने के बाद जो राजकुमार थे उनको मार दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी और हंगरी ने सर्बिया पर कब्ज़ा कर लिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हो गई। ओके, ये हमारे कारण यहाँ ख़त्म हो गए हैं। अब आते हैं हमारे परिणाम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला परिणाम आता है हमारा राजनीतिक परिणाम। तो राजनीतिक परिणाम में क्या बात आती है कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही पॉलिटिक्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाया। पॉलिटिकल जो एक तरीके से परिणाम निकले थे वो ये थे कि मतलब एक तरीके से राष्ट्रीयता की भावना बहुत हो गई थी। इंटरनेशनली डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए बहुत करने लगे थे। ठीक है, मतलब परिणाम जो रिज़ल्ट निकले थे वो ये थे। ठीक है, अमेरिका का उत्कर्ष बहुत बढ़ गया था, जापान भी उसमें शामिल हो गया था, क्योंकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक एक बहुत बढ़िया ताकत था जिसने अमेरिका पे बम फेंका था उस टाइम पे। और वो क्यों फेंका था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं पता हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक परिणाम, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या निकला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत नुकसान हो गया, बहुत जान माल का भी नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ। 10 खरब रुपए जो थे बर्बाद हो गए। ठीक है, और इसके बाद बहुत ज़्यादा भुखमरी बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं बची, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, चीज़ें नहीं बची, बेचने खरीदने के लिए पैसे और सब कुछ नहीं बचा, चोरी चकारियाँ भी बहुत होने लगी थी। तो ये परिणाम आर्थिक निकला। देन सामाजिक जो परिणाम निकला हमारा वो ये निकला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सामाजिक परिणाम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देखी गई। जैसे जानहानि हुई, महिलाओं का सामाजिक स्तर में सुधार भी हुआ थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके अलावा जातीय कटुता की भावना में कमी आई। महिलाओं का सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी कैसे हुई कि जब ये सब नुकसान हुआ था तो आदमियों के साथ महिलाओं ने भी काम करना शुरू कर दिया था, तो उससे इक्वालिटी आ गई थी। ठीक है, पॉजिटिव वे। नेगेटिव वे में लोगों की बहुत जान गई। ठीक है, उसके अलावा जो जातिवाद था वो ख़त्म हो गया। छोटे बड़े सभी लोग आपस में एक साथ सड़कों पर थे, कोई अपने महल में नहीं बैठा हुआ था, कोई अपने घर में नहीं बैठा हुआ था। तो ये हमारे सामाजिक परिणाम थे। तो निष्कर्ष क्या निकल कर आता है भाई, सीधा डायरेक्ट निष्कर्ष ये निकलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी। अब हो गई तो रोक तो सकते नहीं थे, है ना, हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं, तो अब हो गई तो उसके बारे में लिखना ज़रूरी है। तो आप लोगों को निष्कर्ष कैसे लिखना है, जो मैंने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया है उसमें से 2-2 लाइनें उठाओ, निष्कर्ष में लिखो, लास्ट में अपना ओपिनियन लिखो, देन अपना निष्कर्ष कंप्लीट कर लो। दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की यूनिट जो है हमने स्टार्ट कर ली है, उसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सिक्वेंसेस इन यूरोप एंड द वर्ल्ड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लीग ऑफ नेशन पढ़ेंगे। होप सो कि आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।